Hello everyone. So today I'm here for lesson number 6. Today I will just teach you the lesson number 6 of 12th class English medium. तो आप बने रहिए मेरे साथ. स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप मतलब मान के चलिए कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 12th क्लास इंग्लिश मीडियम वालों, इस गलत फहमी में मत रहना कि एग्जाम नहीं होगी. 100% एग्जाम होगी और तैयारी करके रखो. और ये सपोज में मत रहो कि हाँ सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, वो सब भूल जाओ. अभी तो जो ये है वो करते रहो. जब सिलेबस कम होगा तो उसकी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं. बट ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से कर लो, तभी ये 6 समझ में आएगा. स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, हम कैसे पढ़ने वाले हैं. सो ऑल द थिंग्स यू विल जस्ट गेट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ द लेसन इज इफ द वेल गोज ड्राई. यहाँ वेल का मतलब है कुआं, ड्राई मतलब सूखना. क्या हो यदि कुआं सूख जाए. और किसने लिखा है इसको? एल्बर्ट कोर. मैंने आप सभी को बताया था चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम याद रखना. ठीक है, सो इफ द वेल गोज ड्राई, यदि कुआं सूख जाए. नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पानी की बात की गई है. वाटर की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, यह बताया गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसकी जो समरी है वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं. व्हाट दे हैव गिवन. यहाँ पे लिखा हुआ है मानव अधिकांशतः जल से बना है. मानव शरीर में यह 71% है. हम सभी जानते हैं, तो ये 12th क्लास में है तो 10th यदि जिसने पढ़ी है वो जानता है कि 71% बॉडी में हमारी पानी होता है. इसके प्रमुख तत्वों में ऑक्सीजन 61%, हाइड्रोजन 10% और कुछ अन्य तत्वों में कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है, जो क्रमशः 23, 2.6, 1.4 और 1.1% है. मतलब जो पानी होता है, पानी का जो यदि हम प्रतिशत देखें, या हमारी मतलब जो हमारा बॉडी है, बॉडी में 71% पानी है. तो यदि उस 71% को भी हम डिवाइड करें तो उसमें 61% क्या होता है, ऑक्सीजन रहती है, और बाकी अदर जो गैसेस हैं वो रहती है. हम सभी मूलतः धरती के भाग हैं. धरती समुद्री जल का स्वाभाविक संपूर्ण भंडार है, जिससे हम रासायनिक और जैविकी रूप से जुड़े हुए हैं. जल का बहुत से धर्मों में दैविक महत्व है. ईसाइयों का बपतिस्मा और हिंदुओं का पवित्र शुद्धिकरण जल से ही होता है. आप जानते हैं गंगा जल वगैरह या नर्मदा हो गई, जल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है धर्मों के हिसाब से भी. चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें तो आप जानते हैं कुछ भी अशुद्ध हो जाता है तो गंगा जल छिड़क दिया जाता है. सेम टू सेम जो ईसाई लोग होते हैं वो भी जल को ही छिड़क कर शुद्धिकरण करते हैं. तो इट्स रियली अ ग्रेट पॉइंट दैट वाटर इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस एंड इम्पॉर्टेंट. if we just talk about so the religion also and for the human being also, as a human being also it is important. Okay, let's start. हमारा जीवन शुद्ध जल पर निर्भर करता है, जो धरती पर प्राप्त जल का केवल 2.5% है. पीने के लिए तो शुद्ध जल ही चाहिए ना, आप समुद्र का तो पी नहीं सकते हो. तो यदि हम पूरे जल की बात करें, धरती पे जितना भी जल है, समुद्र, नदी, तालाब, हर कुछ, उसमें से जो पीने लायक है वो केवल 2.5% है. ठीक है, जो कि संपूर्ण विश्व में आसमान रूप से वितरित है, असमान रूप से वितरित है. मतलब हम गिन नहीं सकते कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतना है, अमेरिका के पास इतना है, इंडिया के पास इतना है. हाँ, 2.5% आपके पास है पीने योग्य पानी. यह भूमंडलीकरण के लिए एक खतरा है. औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी के साथ हमारे रिश्तों में नाटकीय परिवर्तनों से भूमंडलीय जल प्रणाली में भयंकर खतरा पैदा हो गया है. औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है कि आपने जो जंगल थे, वन थे, उन सबको काट के क्या किया, उद्योग लगा दिए, फैक्ट्री लगा दी. तो आप जानते हो कि जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं. जैसे जैसे आपने वन काटते गए तो आप जानते हो कि मौसम भी चेंज होने लग गया. एक समय था कि जब हमको पता था कि हाँ गर्मी के बाद क्या होगी, गर्मी के बाद ठंड ही आएगी, या गर्मी के बाद बारिश ही होगी, या बारिश के बाद ठंड ही आएगी, लाइक दैट. बट नाउ वी कैन नॉट डू, वी कैन कांट से एनीथिंग. एनीथिंग कैन बी हैपन.
Why? Because we are just against to the nature. Whatever we are just doing, it's not good for the nature. So definitely, if the nature will survive, so we are also here by the nature. Due to the nature, we are here. If the nature will survive, so definitely we will also survive. it's a common sense की बात है कि आगे बढ़ते हैं। धरती के स्वास्थ्य के लिए एक संतुलन की जरूरत है। बढ़ता हुआ तापमान वाष्पीकरण और बारिश के संपूर्ण चक्र को त्वरित करता है। मतलब वही, जितना ज्यादा फैक्ट्रियां खोलोगे, मशीनरी लगाओगे, तो क्या होगा? प्रदूषण होगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। कॉमन सी बात है, वो जो प्रॉपर चक्र है वो चल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बढ़ी हुई गर्मी से जल का वाष्प वायुमंडल में तेजी से बनता है और हरित चक्रीय प्रभाव को अधिक प्रभावित करता है। गर्म होता हुआ समुद्र सामान्य ओलावृष्टि को अधिक शक्तिशाली बनाता है। बारिश जैसी पहले हुआ करती थी वैसी अब नहीं हो रही है। या हरित चक्रीय का मतलब क्या है कि जो आपकी वाटर साइकिल है, पहले वो प्रॉपरली काम करती थी। नेचर मतलब, नेचर तो हरा ही है ना, तो हरित चक्रीय मतलब जो आपकी नेचर है, प्रकृति है, उसको पूर्ण रूप से सब कुछ पहले मिलता था। बट जैसे जैसे आपने कटाई करना स्टार्ट करी, उद्योग लगाना स्टार्ट किए, जंगल की जमीन को काट के फैक्ट्री लगा दी, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आई। धरती के जलीय प्रणाली का दूसरा प्रमुख संकट है बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई और जमीन को उपयोग करने के बदलते तरीके। जंगलों की कटाई से जलीय प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होती है। जंगलों में ज्यादा जल संचित है क्योंकि धरती के जंगल ज्यादा से ज्यादा जलीय बादल उत्पन्न करते हैं। पता ही है, जंगल वन वर्षा कराते हैं। वे वर्षा को उत्पन्न करने वाले टेरिपिन और डी मैथी ल्यूसिफाइड जैसे गैसों को आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो गैसें हैं दोनों, वो बारिश कराने में सहायक होती है। तो ये गैसें के कहाँ से बनती है? बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है इसमें जंगल वनों का, और आप उसको ही काट रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। यह स्पष्ट है कि जब जंगलों की कटाई होती है तो वर्षा अपने आप कम होने लगती है और नमी में कमी आ जाती है। नदियां छिछली होने लगती है, उनकी बाढ़ के पानी को आत्मसात करने की क्षमता कम हो जाती है और किनारों पर बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो जाती है। जल संसाधन का प्रदूषीकरण एक अन्य महान खतरा है। यह औद्योगिक संस्थानों से उत्पन्न रासायनिक प्रदूषकों से फैलता है। फैक्ट्री में जो गैसें हैं या केमिकल वगैरह है, ये जो गंदाई है, वो कहाँ से निकलेगी? कॉमन सी बात है, वो पाइप के जरिए नदी तालाब में मिल जाती है, कोई दिक्कत तो आती है। इसका दुखद प्रभाव तीसरी दुनिया के क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे हेजा, टाइफाइड, पेचिस एवं दस्त जैसी बीमारियां से होने वाली मौत की दरें बहुत अधिक है। देखो एक बात ध्यान रखो, आज से यदि हम बहुत पुराने जमाने की बात करें, मतलब हमारे ग्रैंडफादर या उनके भी दादा दादी की बात करें, तो एक बताओ उनकी एवरेज एज क्या होती थी, औसत आयु क्या होती थी? कम से कम 90 साल एक इंसान आसानी से जीता था। उस समय ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। वो ज्यादा खुश थे हमसे उस समय पर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमें लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं, बट जो हमारी वे ऑफ लिविंग है वो भी सुधर रहा है। लेकिन जो हमारा एक एवरेज एज है वो बहुत कम हो गई है। आज की एवरेज एज यदि मानी जाए तो वो 50 तक सिमट गई है। यहाँ एवरेज माना जाए तो 50 साल तक इंसान जी लिया, बहुत जी लिया। तो यही सब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाओगे, उससे कई लाख गुना ज्यादा नुकसान प्रकृति आपको पहुंचाएगी। ठीक है? तो बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ गई, बीमारियां से मृत्यु ज्यादा बढ़ गई, कॉमन सी बात है ना। सो 1.7 अरब लोगों के पास पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। 3 अरब से अधिक लोगों के पास पर्याप्त स्वच्छता का अभाव है, जिससे उनके जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इस दर्द को और भी बढ़ाता है। धरती के पानी का अवशोषण प्रकृति की उस क्षमता से कई गुना ज्यादा है जिससे वह इसे पुनः प्राप्ति करती है। पुनः प्राप्ति कहाँ से होती है? जल की बारिश से होती है। अब आपने जंगल वनी काट दिए तो आप तो यूज तो बहुत कर रहे हो, बट उतना आ ही नहीं रहा है। कॉमन सी बात है, एक दिन वो आएगा जब पानी बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। पेट्रोल भरवाते हो, जैसे पानी की टंकियां भरवाना, है ना, यही होगा आने वाले समय में। जब तक कि वहां की धरती की सतह धंस ना जाए, इससे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती है। कॉमन सी बात है, तो हमें पता ही है। फिर वही कह रहा हूँ, प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, आपको नुकसान प्रकृति पहुंचाएगी।
पिछले कुछ सालों में हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ रेयर केस में भूकंप आए हैं, बट पिछले एक महीने में 4 से 5 बार मंदसौर वगैरह में झटके लगे हैं। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? कॉमन सी बात है, बिकॉज यू आर चीटिंग विद द नेचर, सो डेफिनेटली इट विल आल्सो चीटेड विथ यू। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। जल संसाधन की कोई भी क्षति संपूर्ण मानव प्रजाति की क्षति है, क्योंकि जल हमारी रक्षा करता है। वही है ना, खाना नहीं खाओगे तो 5 दिन एक बार रह सकते हो, पानी नहीं पियोगे एक दिन नहीं रह सकते, इट कांट बी पॉसिबल। तो वाटर इज अवर लाइफ, वी कैन इजीली से। हमें पुनर्विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहे, ना कि बिना भविष्य का विचार किए इसे बर्बाद होने दें। हमें सीखने को मिलता है, यदि कोई आपको पेड़ काटता हुआ दिखे या कोई जंगल वगैरह कट रहा है तो उसका अपोज कीजिए, बचाइए। यदि आप जंगल बचाओगे तो प्राणी भी बचेंगे और जल भी बचेगा, जल बचेगा तो क्या होगा, हम बचेंगे। ओके, सो लाइक दैट वी हैव completed the reading of this chapter. And what is the main thing in this chapter? They have taught us about the water, that if in the one sentence, if I just describe this chapter to you, so I will just say to you, save water. This is the main theme of the lesson. We can say it very easily. Okay, now let's go ahead, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन आंसर में हमें क्या बताया गया है। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं सभी को कि ये जो पीडीएफ है ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे? सो ऑलरेडी आई एम जस्ट गिविंग माय नंबर टू यू हियर। नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे मांग लेना, तो मैं आपको जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आई विल जस्ट प्रोवाइड यू। इस चैनल पे आपको ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी, स्पोकन इंग्लिश आप सीख सकते हो, 12 तक की पूरी ग्रामर, एक नंबर नहीं कटेगा ग्रामर में से। तो उसकी भी मैंने प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, सीरीज बनाई है ना ग्रामर की भी, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं और समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमें कौन कौन से करना है, लेट्स सी। ये तो वैसे आता नहीं है, हाँ, लेकिन एक जगह पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पर? आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब वही आपको दे दिया जाएगा, 10-15 लाइन दे दी जाएगी, उसमें से आंसर ढूंढो, तो आप वही ढूंढ लोगे, मुझे जरूरत नहीं करवाने की। मैं आपको मेन मेन क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डू केमिकल पॉल्यूटेंट्स कम फ्रॉम? जो फैक्ट्री वगैरह से केमिकल पॉल्यूटेंट्स आते हैं, पूछा गया कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, मैंने आंसर बता दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा केमिकल पॉल्यूटेंट्स कम फ्रॉम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। जब भी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह डेवलप होता है तो वहीं से ये केमिकल जो पॉल्यूट करते हैं हमारे नेचर को, वो आते हैं। अब बी का फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देख लो। व्हाई डज वाटर कैरी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन मोस्ट रिलीजियंस? क्यों पानी धार्मिक रूप से भी कई धर्मों के लिए महत्व रखता है? इसका आंसर आएगा वाटर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज 71% ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स it has a spiritual significance, for it is considered to be a divine purifier. कई सारे धार्मिक लोग मानते हैं, धर्मों में माना जाता है कि शुद्धिकरण का सबसे अच्छा जो प्रतीक है वो वाटर ही है। दैट्स व्हाई नो वर्शिप और ऑफरिंग टू गॉड इन हिंदू रिलीजन इज परफॉर्म्ड विदाउट प्योरिफिकेशन विथ वाटर। जितने भी अधिकतर हिंदू स्पेशली जो लोग हैं, वो कभी भी कुछ पूजा वगैरह करते हैं तो वो यही मानते हैं कि शुद्धिकरण जो होगा वो पानी से ही होगा। इन क्रिश्चियन बैप्टिज्म टू इट इज यूज्ड सिंबलाइजिंग प्योरिफिकेशन एंड रीजनरेशन। और इवन क्रिश्चियन ईसाई लोगों में भी माना जाता है कि वो जो छिड़कते हैं पानी, ईसाई लोगों का पानी होता है, भगवान का पानी माना जाता है, तो अलग ही अपना महत्व है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है एग्जाम में, क्या है? राइट 2 वेज इन विच ग्लोबल वार्मिंग रेजेस सी लेवल्स। आपको 2 कारण लिखना है जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग समझते हो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब वही कि जो प्रदूषण ऊपर जाकर
मतलब कुल मिला के हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करना, आप तो ये समझ लो, ठीक है। तो सी का जो लेवल है, मतलब समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, दो कारण बताओ। इसका आंसर आएगा फर्स्ट नंबर, हायर एवरेज temperatures result in the melting of glacier in ice being discharged into the oceans from the ice caps of Antarctica and Greenland, and in the thermal expansions of the volume of the sea as its water warms। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि मतलब तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ना, है ना। कॉमन सी बात है, आप जितना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो तापमान बढ़ते जा रहा है। तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर वगैरह हैं, बड़ी बड़ी हम बोल सकते हैं कि जो बर्फे हैं, चट्टाने हैं, वो पिघल रही है, पिघल के समुद्र में मिल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, कॉमन सी बात है। सेकंड पे आ जाओ, इन सम कोस्टल सिटीज लाइक मियामी द फ्रेश वाटर एक्वायर ऑन विच इट रिलाइज for its drinking water actually floats on salt water, so that rising seas would push the water table up in some cases to the surface। इसमें लिखा है कई सारी ऐसी सिटीज है, मियामी वगैरह, जहां पर पीने योग्य पानी मिलता ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो प्योरीफाई करते हैं उसी समुद्र के पानी को, और समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके फिर पीते हैं। और फिर पीते हैं तो उसको उस कॉमन से बात है, उसको यूज भी वही करते होंगे, मतलब कपड़े धोना, ये करना वो करना, तो उससे भी कहीं ना कहीं वो समुद्र का पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम मान जैसा है, बताता हूँ आपको। या so yeah, this is one of the most important question। सेकेंड नंबर, सी का सेकेंड, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द क्लाइमेट पैटर्न। किस प्रकार से आपका जो क्लाइमेट है, वेदर है, वातावरण है, उसको उस पर इफेक्ट डालती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द अर्थ इन अ वेरी एडवर्स मैनर, काफी बड़े तरीके से डालती है इफेक्ट। द हेल्थ ऑफ द planet Earth depends on maintaining a complex balance of interrelated system। कुल मिला के सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी तक जब तक नेचर बहुत अच्छी थी, प्रकृति बहुत अच्छी थी, तो हर एक वेदर, हर एक मौसम अपने अनुसार चलता था। बट जैसे जैसे आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तापमान बढ़ा है, और फिर हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। Global warming is changing the way water is transferred from oceans to the land and precipitation, accelerating the entire cycle। Global warming ने कहीं ना कहीं जो एक साइकिल थी, वाटर साइकिल, कि किस प्रकार से पानी भाप बन के ऊपर जाता था, फिर वहां से नीचे गिरता था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है तो ये साइकिल भी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। In addition, the increased warmth also increased the amount of water vapor in the atmosphere, which magnifies the greenhouse effect and speeds the process still further। As the global warming heats up the polar regions faster than the tropics, it changes the way the Earth achieves a balance between hot and cold। मतलब वही कि गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मतलब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर वगैरह हैं, वहां से भी पानी समुद्र में जा रहा है, और समुद्र का पानी काफी खारा होता है, तो फिर उसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारा क्लाइमेट पैटर्न है, मतलब जो हमारा मौसम है, वो कहीं ना कहीं उसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो ठीक है, होता है कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। और दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ नंबर, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इकोसिस्टम। ये तो आप खुद ही कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, मतलब वनों की कटाई। तो वनों की कटाई से जो हमारा सिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम, मतलब हमारा जो अर्थ, हमारी धरती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो बहुत कुछ लिख सकते हो आप लिखने को, है ना। इसको पढ़ना नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द ग्लोबल वाटर सिस्टम। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कॉमन सी बात है, ये इफेक्ट पड़ रहा है कि पानी कम होता जा रहा है, पानी पीने योग्य बच नहीं रहेगा, जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा यूज हो रहा है, और जो रिकवर होना चाहिए, मतलब पानी गिरना चाहिए, वो पानी कम गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, अपने मन से बना के भी लिख सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि रटना नहीं पड़े, मेरी ग्रामर की वीडियो देखो, ट्रांसलेशन सीखो, और वहां से फिर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो ये होता है कंप्लीट। एक बार और नंबर बता देता हूँ मेरा, इट्स माई नंबर
कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना. आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू गो अहेड, हु जस्ट वांट टू अचीव समथिंग, हु हैव द गोल इन द लाइफ. जिनकी जिंदगी में कोई गोल है उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ उनकी हेल्प करने को. ओके, चलो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कब? मिलते हैं अब हम बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 7 में. ओके, बाय बाय.